नमस्कार छात्रों, आज हम राजनीति विज्ञान के साथ समाजशास्त्र के संबंध की बात करेंगे। राजनीति विज्ञान के पहले लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास के आपसी संबंधों की चर्चा की थी। इसी कड़ी में इस दूसरे लेक्चर में हम सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एथिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस के संबंधों की व्याख्या करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है छात्रों, वो है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें इसके अर्थ को जानना होगा। और समाजशास्त्र का अर्थ समाज से है, अर्थात जिसके अंतर्गत सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए वह समाजशास्त्र कहलाता है। मिस्टर गिडिन्स नामक एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने कहा भी है कि उन मनुष्यों को जिन्होंने समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों का ज्ञान प्राप्त न किया हो, राज्य के सिद्धांतों का ज्ञान देना ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र का अध्ययन किए बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी और एक दूसरे के पूरक हैं। इनका हम पूरकता का अध्ययन निम्न प्रकार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस, अर्थात समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है। तो इसमें पहला पॉइंट्स है पॉलिटिकल साइंस गेट्स यूजफुल मटेरियल फॉर सोशियोलॉजी, अर्थात राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र से महत्वपूर्ण अमूल्य सामग्री प्राप्त करता है, यानी कि जो उपयोगी सामग्री है वो प्राप्त करता है। कहने से आशय यह है कि राजनीति विज्ञान के जितने भी आदर्श और मूल्य हैं वो सभी हम कहाँ से लेते हैं, समाज से भी लेते हैं। समाज में जिस प्रकार के मूल्य और आदर्श निहित होती हैं उन्हीं के आधार पर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट्स, लॉज ऑफ स्टेट आर बेस्ड ऑन सोशल कस्टम्स, अर्थात राज्य के कानून जो होते हैं वो सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित होती है। समाजशास्त्र के राजनीति शास्त्र को योगदान इस पक्ष से अधिक स्पष्ट होता है कि मनुष्य के लिए राज्य जो कानून बनाता है वह सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर ही होते हैं। राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाज के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकता, और यदि इस प्रकार के कानून बनाता है तो वह कानून निष्क्रिय अर्थात अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ सोशल कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अर्थात राजनीतिक विचारधाराओं को समझने के लिए सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी राजनीतिक विचारक होता है वह अपनी राजनीतिक विचारधाराएं जिस समाज में वह पैदा हुआ है, जिस समाज की परिस्थितियों ने उसमें उसका जन्म हुआ है, उसी के आधार पर निर्माण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की विचारधाराओं को समझने के लिए हमें समाज की कंडीशन और उसकी परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक है। अब इसका दूसरा पक्ष है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी, अर्थात राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र में क्या योगदान है। इसके साथ इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं का योगदान समझना होगा। पहला है इसमें स्टेट इन्फ्लुएंस द सोशल लाइफ, अर्थात राज्य जो होता है वो सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। कैसे? यद्यपि राज्य एक राजनीतिक संगठन है, परंतु सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो इसके प्रभाव से बच सके, अर्थात समाज के जितने भी पहलू होते हैं वो आधुनिक युग में राज्य द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में
राज्य की समाज को समझने के लिए महती भूमिका होती है। दूसरा, रोल ऑफ स्टेट इज एंडिंग सोशल इवेल्स, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी राज्य की भूमिका होती है। अर्थात जिस प्रकार भारत में भी पहले सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह प्रथा की तरह की निम्न बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही थी, परंपराएं, रूढ़िवादियाँ चल रही थी, तो उनको मिटाने के लिए राज्य ने समय समय पर कानून बनाए और कानूनों के आधार पर उन परंपराओं को, उन बुराइयों को दूर किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट इन्फ्लुएंस सोशल ग्रुप्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, अर्थात सामाजिक समूह जो होते हैं, सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, वह भी राज्य के द्वारा प्रभावित की जाती हैं। राज्य के अस्तित्व के बिना किसी भी सामाजिक समूह या संस्था का अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात जहाँ राज्य है वहाँ ही समाज अच्छी तरह से उन्नति कर सकता है। अब हम देखेंगे कि इस राजनीति शास्त्र में और समाज शास्त्र में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सोशलॉजी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ बट पॉलिटिकल साइंस डील्स विद पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ओनली। अर्थात जो समाजशास्त्र होता है उसमें व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर बात की जाती है, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल राजनीतिक घटनाक्रमों, राजनीतिक पक्षों की ही चर्चा की जाती है। जैसे यदि हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य को समझें तो उसके लिए हमें मनुष्य के सभी पहलुओं, सभी भागों का अध्ययन करना पड़ेगा। परंतु यदि हम केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करेंगे तो वह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अंतर है इनमें छात्रों, सोशियोलॉजी इज ए जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव साइंस वाइल पॉलिटिकल साइंस इज स्पेशलाइज्ड वन। अर्थात समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य और एक विस्तृत व्यापक विज्ञान है, जबकि राजनीति विज्ञान एक विशेष विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन विस्तार सहित करता है। समाज की उत्पत्ति कब हुई, इसका विकास कैसे हुआ, विभिन्न समय पर इसमें कौन कौन से सामाजिक संगठन अस्तित्व में आए, उनका पतन कैसे हुआ, उनकी कार्यप्रणाली का इतिहास कैसा है, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का कार्य समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके विपरीत राजनीतिक शास्त्र में केवल राजनीतिक जीवन, मनुष्य के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य की व्यवस्थाओं का ही अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर है इसमें छात्रों, सोशियोलॉजी इज द प्रेरियर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अर्थात समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से पूर्व है। जैसा कि हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में भी हमने पढ़ा है कि राज्य का विकास समाज से हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से पहले आता है। नेक्स्ट अंतर, सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद पास्ट एंड प्रेजेंट ओनली वाइल पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्ड विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू। अर्थात समाजशास्त्र केवल भूत और वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन करता है कि पहले समाज की व्यवस्था कैसी थी और वर्तमान में समाज की व्यवस्था कैसी है। केवल उतना ही अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। परंतु राजनीति विज्ञान में वर्तमान और भूत के साथ साथ भविष्य की भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं। इन आधारों पर हम कह सकते हैं, कंक्लूज़न के तौर पर हम कहेंगे कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र भले ही दोनों अलग अलग शास्त्र हों, भले ही राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु अलग हो, भले ही समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से पहले आता हो, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, परंतु यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बिना राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र का और बिना समाजशास्त्र के राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं छात्रों, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, अर्थात राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, क्या संबंध है। इसके लिए सबसे पहले हमें मनोविज्ञान के अर्थ को जानना होगा।
मनोविज्ञान का समय समय पर विभिन्न विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न विभिन्न अर्थ दिए हैं। कुछ विद्वान मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते हैं, कुछ विज्ञान मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं, कुछ विज्ञान मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान मानव मन का निश्चित और क्रियात्मक विज्ञान है, अर्थात वर्तमान जो स्वरूप है वो मनोविज्ञान का मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात मनुष्य के व्यवहार का ही इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या संबंध है? चूँकि विभिन्न परिस्थितियों में हमने देखा है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, राजनीतिक व्यवहार राजनीति में भाग लेते समय वह किस प्रकार से व्यवहार करता है, वह किस प्रकार से मतदान प्रणाली को प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ें हम मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के एक दूसरे के अध्ययन से, पूरक अध्ययन से स्पष्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, जो हेडिंग है, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस, अर्थात मनोविज्ञान का राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है छात्रों, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, अर्थात जितने भी राजनीति के सिद्धांत हैं और जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, इन सब का आधार मानवीय व्यवहार होता है क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य व्यवहार करेगा उसी प्रकार से उसके कार्य होंगे और उसी प्रकार से राज्य का निर्माण होगा और उसी प्रकार से विचारधाराओं का और सिद्धांतों का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द मेंटल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, अर्थात शासन प्रणाली और कानून व्यक्तियों की मानसिक रुचियों के अनुसार होने चाहिए, अर्थात राज्य कैसे भी कानून बनाए उसमें एक मनुष्य की सकारात्मक मानसिकता के आधार पर, सकारात्मक प्रवृत्ति के आधार पर ही उनका निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, अर्थात जो व्यावहारिक राजनीति है उसमें भी मनोविज्ञान का महत्व होता है, क्योंकि किस प्रकार 1971 के बाद जैसे ही भारत में मध्यावधि चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ मनुष्य के व्यवहार को पढ़ना चाहा और एक विशाल बहुमत से जीत हासिल की। इसी तरह समय समय पर विभिन्न राजनेताओं ने व्यावहारिक राजनीति में मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य, जनता या फिर लोकतंत्र में मनुष्य जनता के दिमाग को पढ़ने का काम किया था, जिसके अनुकूल परिणाम देखने को मिले। अब इसकी जो नेक्स्ट दूसरा पक्ष है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू साइकोलॉजी, अर्थात राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान को क्या योगदान है। तो मनुष्य के जो राजनीतिक, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है छात्रों वो है, फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन नेचर बीइंग साइकोलॉजी नीड्स हेल्प फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, अर्थात मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान को राजनीति शास्त्र की सहायता आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब यदि हमें मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें राजनीति विज्ञान की सहायता लेनी पड़ेगी। मनोविज्ञान स्थायी विज्ञान नहीं है, अपितु एक गतिशील विज्ञान है। इसने मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसीलिए राज्य और दूसरी संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली है उसको समझने के लिए, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जानकारी के लिए हमें राजनीति विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। साइकोलॉजी एंड द लॉज ऑफ द स्टेट, अर्थात मनोविज्ञान और राज्य के कानून। राजनीति शास्त्र का मनोविज्ञान को योगदान संबंधी यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, भारत में जन्म और जाति के आधार पर अनुसूचित जातियों के लोगों के अंदर अधीनता की भावना प्राय मिलती है, यानी कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इन जातियों से संबंधित लोग स्वयं को हीन और दूसरे दर्जे के मनुष्य समझते हैं, परंतु स्वतंत्र भारत में इन लोगों की स्थिति यह नहीं है, अपितु संविधान के माध्यम से सरकारों ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इन लोगों को समान अधिकार दिए हैं
अर्थात हम कह सकते हैं कि लोगों की मानसिकता और सरकार के कानून दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें छात्रों सबसे पहला अंतर हमें देखने को मिलेगा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मैन्स मेंटल लाइफ वाइल पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य की मानवीय व्यवहार का, मानवीय जीवन का अध्ययन करते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में राज्य और राज्य की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट, साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द इनर इंट्रैक्ट वाइल पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द ओवर्ट एक्शंस। अर्थात जो मनुष्य की आंतरिक गतिविधियां हैं, मनुष्य का जो आंतरिक व्यवहार है, उसका अध्ययन करना मनोविज्ञान का पक्ष होता है, परंतु बाह्य कार्य जो होते हैं उनसे, बाह्य जो राजनीतिक कार्य होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हमें राजनीति विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। अर्थात मनुष्य की जो आंतरिक भावनाएं हैं वो साइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, और जो बाह्य कार्य होते हैं वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटिकल, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, पॉलिटिकल साइंस इज नॉर्मेटिव बट साइकोलॉजी इज नॉट। अर्थात राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक है, इसमें सिद्धांत दिए जाते हैं, परंतु साइकोलॉजी में इस प्रकार का कोई आदर्शात्मक सिद्धांत नहीं है। यह एक डायनामिक विषय है, अर्थात यह गतिशील विषय है। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज मच वाइडर देन साइकोलॉजी। अर्थात मनोविज्ञान के क्षेत्र की तुलना में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जैसा कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मानवीय व्यवहार का ही अध्ययन किया जाएगा। इसका क्षेत्र मुख्य तौर पर मानव की आंतरिक भावनाओं से संबंधित होता है, परंतु राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना भी शामिल होता है। कंक्लूजन क्या रहेगा छात्रों? यद्यपि कुछ विचारकों ने राजनीति शास्त्र की मनोविज्ञान पर निर्भरता को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते, अर्थात कुछ लोग इसको अलग अलग मानते हैं, परंतु इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि व्यक्ति की मानसिक रुचियों और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विरुद्ध बनाए गए कानून राज्य में लागू नहीं हो सकते। इससे लोगों के अंतर्गत राजनीतिक असंतोष फैलेगा और सरकार की जो व्यवस्था है वो एक अस्थिरता की ओर चलती जाएगी। इसी कारण लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि राजनीति की जो जड़ें हैं वो मनोविज्ञान में है और मानवों की मानसिक आदतें और ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान भी मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स, अर्थात राजनीति विज्ञान और नैतिकता में क्या संबंध है। सबसे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि नैतिकता होती क्या है। एथिक्स, नैतिकता या नीति शास्त्र, व्हाट इज एथिक्स। तो राजनीति शास्त्र तथा नीति शास्त्र में जो संबंध है उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि नीति शास्त्र में किस बिंदुओं का, किन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। नैतिकता का विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो अच्छाई बुराई, सत्य असत्य, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म इत्यादि के आधार पर निश्चित करता है। इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में ईमानदारी, सच्चाई और न्याय की भावनाएं उत्पन्न करना। अब ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारी अच्छाई बुराई है, नैतिक आचरण है, ईमानदारी है, सच्चाई है, न्याय है, ऐसी जो भावनाएं वो किस में आती हैं? नैतिकता में, नीति शास्त्र में आती हैं। अब इनके अंतर्गत क्या संबंध है वो हम देखने के लिए उसके दोनों पक्षों का अध्ययन करेंगे। पहला पक्ष है कंट्रीब्यूशन ऑफ एथिक्स टू पॉलिटिकल साइंस, अर्थात नीति शास्त्र का राजनीति विज्ञान को क्या योगदान है। तो इसमें पहला योगदान हम देखेंगे छात्रों, वो है फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स पर्पज स्टेट्स नीड द हेल्प ऑफ एथिक्स, अर्थात राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे राजनीति शास्त्र राज्य के 3 पक्षों का अध्ययन करता है कि राज्य क्या है,
राज्य क्या था और राज्य क्या होना चाहिए। जब राजनीति शास्त्र इस बात का निर्णय करता है कि राज्य क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हमें नीति शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी कि क्या हमारी नीतियाँ कहती हैं, क्या हमारी एथिक्सता की मांग है। इसीलिए लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समस्या यह नहीं है कि सरकारें क्या हैं, बल्कि समस्या यह है कि उसे क्या क्या करना चाहिए। अर्थात राज्य को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य करने चाहिए, उनमें नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र की सहायता करता है। सेकेंड पॉइंट, मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी एज इफेक्ट ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट। अर्थात समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक स्तर राज्य के कानूनों को प्रभावित करते हैं। अर्थात समाज में जो नैतिकता का, नियम का, ईमानदारी का, न्याय का, समानता का कानून बनाया गया है, उसको कानून जो मानक बनाए गए, कानून राज्य बनाता है, मानक समाज ने बनाए हैं, तो राज्य इस प्रकार के कोई कानून नहीं बना सकता कि जो इन मानकों को हानि पहुंचाते हों। अर्थात ये मानक कानूनों को बनाने में उनका प्रभाव डालते हैं। एथिक्स प्रूव्स हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग द अचीवमेंट ऑफ स्टेट्स। अर्थात राज्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए भी नीति शास्त्र जरूरी होता है कि राज्य ने किस प्रकार से काम किया, राज्य का काम कितना औचित्यपूर्ण है, कितना अनौचित्यपूर्ण है, इसका आधार भी नैतिकता को माना जाता है। अब इसका दूसरा पक्ष, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू एथिक्स। अर्थात राजनीति विज्ञान का नैतिकता में क्या योगदान है। इसको समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, मोरल एविल्स कैन बी इराडिकेटेड बाय द लॉज ऑफ स्टेट। अर्थात नैतिक बुराइयां राज्यों के कानूनों के द्वारा समाप्त हो सकती हैं। समाज में कुछ नैतिक बुराइयां भी होती हैं जो मनुष्य के नैतिक विकास के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जन्म के आधार पर मनुष्य के बहुत बड़े भाग को नीच समझा जाता है और साधारण मनुष्य को अधिकार से वंचित रख दिया जाता है, जो कि एक सामाजिक बुराई ही नहीं, एक नैतिक पाप भी है। अर्थात ये नैतिकता भी ये मांग नहीं करती कि इस प्रकार का आचरण होना चाहिए। इस नैतिक बुराई को राज्य ने कानूनों के माध्यम से समाप्त किया है। भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। भारत में संविधान में भी सभी व्यक्तियों को समान अधिकारों की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली ए मोरल एविल्स इज ए लीगल क्राइम। अर्थात नैतिक बुराई एक कानूनी अपराध भी है। नैतिक दृष्टि से जिसको पाप समझा जाता है वह काफ़ी हद तक सरकार के कानून भी उसको कानूनी अपराध मानते हैं। उदाहरण के लिए चोरी करना, धोखा देना, किसी को जान से मार देना या फिर किसी को जान माल की हानि पहुंचाना, ये नैतिकता के पक्ष में पाप माने गए हैं। परंतु इनके लिए सरकारों ने, विभिन्न देशों ने कानून बनाए हैं। आपराधिक कानूनों के तहत इस प्रकार का कुकृत्य करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। अतः नीति शास्त्र के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए राज्य के कानूनों की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद हम इसका देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स। इसको जानने के लिए हमें दोनों की विषय वस्तु और प्रकृति के बारे में जानना होगा। इसमें सबसे पहला है एथिक्स कंसर्न विद इनर मूवमेंट मोटिव्स वाइल पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद आउटर एक्शंस। अर्थात नीति शास्त्र मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से तथा राजनीति शास्त्र बाह्य कार्यों से संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स विद वाइल एथिक्स विद द मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम केवल राजनीति के पक्षों का ही अध्ययन कर सकते हैं। राज्य के कार्य, राज्य के अंग, सरकार जिनका भी अध्ययन होता है वो राजनीति विज्ञान में होता है, जबकि नैतिकता के अंतर्गत मनुष्य के मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट लॉज आर ब्रेक्ड बाय द क्यूरेसिव ऑथोरिटीज बट मॉरल प्रिंसिपल आर नॉट। अर्थात राज्य के कानूनों के पीछे दंड देने की शक्ति होती है, परंतु नैतिकता के सिद्धांतों के पीछे नहीं होती है। राजनीति शास्त्र
में हम पढ़ते हैं कि जो भी कानूनों को तोड़ता है, चाहे वो प्राचीन समय में हो, चाहे वो आधुनिक समय में हो, उसके लिए दंड का प्रावधान है। राज्य के पास अपराधियों को दंड देने की शक्ति होती है, परंतु नीति शास्त्र के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती। जो कानूनों की जो मोरल एस्पेक्ट्स हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी अवहेलना करने पर किसी भी प्रकार के दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अब कंक्लूज़न की अगर बात करें तो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विभिन्न विषय हैं, परंतु ये दोनों शास्त्र एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। किसी भी देश की सरकार नीतियाँ बनाते समय नैतिकता का ध्यान रखती है और नैतिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए भी कानूनों का निर्माण करती है। प्रोफेसर गिलक्रास्ट ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक शास्त्र, जो राजनीति आदर्श होते हैं, को नैतिक आदर्श से पृथक नहीं किया जा सकता। हम उसको संपूर्ण राज्य नहीं कह सकते जहाँ गलत और अनैतिक सिद्धांत प्रचलित हों, अर्थात जितने भी सिद्धांत हैं वो नीति के आधार पर होने चाहिए। तो इस प्रकार छात्रों, आज की क्लास में हमने जो पहली क्लास के शेष टॉपिक थे, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल साइंस और मनोविज्ञान के बीच में क्या रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, इसकी चर्चा की। धन्यवाद।